हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। हिंदी की आज की क्लास में हम लिपि और देवनागरी लिपि पढ़ेंगे। इसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक देखेंगे, अयोग वाह वगैरह जो आपके छूट गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिपि से। आपको पता होगा आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है, अप्रॉक्स 1 मंथ है आपके पास तैयारी के लिए। तो अपनी तैयारी में लग जाइए, जितना भी है हो गया है उसको याद करते हुए चलिए और जो रह गया है उसको आप साथ साथ में याद करते हुए चलिए, ठीक है। नोट्स अगर आपके नहीं बन पा रहे हैं तो आप वीडियो देखिए और उसके साथ ही शॉर्ट में लिखते हुए चलिए, ठीक है, जिससे आप एग्ज़ाम टाइम पर रिवीजन कर सकें। तो देखिए लिपि क्या होती है। लिपि आया भी है क्वेश्चन आपका। लिपि का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। देखिए जो हम बोलते हैं, जो भी हमने बोला, जब उसको लिखित रूप में यानी कि लिखेंगे ना, तो उसको लिखने के लिए हमें कुछ अक्षर या चिन्ह चाहिए होते हैं जिससे हम अपनी बात को व्यक्त कर सकें। तो वही आपका लिपि कहलाती है, ठीक है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही आपकी लिपि कहलाती हैं। देखिए कुछ लिपियाँ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में आपकी कौन कौन सी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं? वो होती है हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली। इन चारों भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी। गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि में आपकी पंजाबी भाषा लिखी जाती है, ठीक है। बंगाली लिपि में आपकी बांग्ला लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि जो बहुत पहले प्राचीन लिपि है, सबसे पुरानी लिपि, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि में क्या था कि प्राचीन काल में संस्कृत लिखी जाती थी और पहले जो पाली भाषा होती थी आपकी वो लिखी जाती थी। गुजराती लिपि में आपकी गुजराती भाषा लिखी जाती है, ठीक है। मतलब ये हुआ कहने का, ये जो भाषाएं हैं इन भाषाओं को लिखने का जो ढंग है, ठीक है, जो भी हम भाषा है उसको लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अब जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये जो भाषाएं ये कौन से ढंग में लिखी जाती हैं? तो इनके लिए आपकी ये देवनागरी लिपि, ठीक है। देवनागरी लिपि क्या है? हिंदी वर्णमाला की लिपि देवनागरी है, इसे नागरी लिपि भी कहा जाता है। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, ठीक है। प्राचीन संस्कृत जो थी वो आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। अब देखिए जो देवनागरी लिपि है इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? तो जो देवनागरी लिपि है वो कहाँ से निकली हुई है? ये ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है, ठीक है। हुआ क्या? ब्राह्मी लिपि विकसित होकर किस में आ गई? गुप्त लिपि में। गुप्त लिपि विकसित हुई कुटिल लिपि में, फिर आपकी प्राचीन नागरी आई और फिर आपकी आ गई देवनागरी लिपि, ठीक है। तो इस तरीके से देवनागरी लिपि आई। हमारी जो वर्णमाला और लिपि है संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है, ठीक है। इसमें नए नए अक्षर आते रहते हैं, ठीक है। हम लोग जो भी नए अक्षर आते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। वर्णमाला में उन नए अक्षरों को स्थान दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो आपका ये जो लिपि वाला चैप्टर है इससे 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। एक तो लिपि क्या होती है, ठीक है, और देवनागरी लिपि की विशेषताएं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो देखिए पहली विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है क्योंकि इस लिपि में उच्चारण व लेखन अपवाद रहित संबंध, मतलब कि जो उच्चारित किया जाता है वही लिखा भी जाता है। अब जैसे इंग्लिश की बात कर लें हम, ठीक है, तो इंग्लिश में नॉलेज हो गया, ठीक है, ऐसे ही नोन हो गया, नी हो गया। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि इसमें बोल कुछ रहे हैं, स्पेलिंग किसी और से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें क्या है? मतलब लोप हो गया ना किसी चीज़ का, बोलते हैं साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो वही है यहाँ पर। जबकि हिंदी में क्या होता है आपका, जो वर्ण उच्चारित किया जाता है वो वैसा ही लिखा भी जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इस लिपि के वर्णों की बनावट सुंदर व सरल होती है, ठीक। थर्ड पॉइंट है इस लिपि में एक ध्वनि के लिए केवल एक ही वर्ण है, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश में देखिए, ठीक, जब नया नया कोई बच्चा इंग्लिश, छोटे बच्चों को अगर इंग्लिश पढ़ा रहे तो वहाँ कितना कन्फ्यूज़न होता है। सी आ जाए, ठीक है, कभी का हो जाता है, सी एच चा हो जाता है, सी कभी कभी का, कभी सा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि एक ही वर्ण जो है वो, उसके लिए 2-3 उच्चारण हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या है, एक ध्वनि का एक ही उच्चारण है, ठीक है, वो एक ही प्रकार से बोली जाएगी, ठीक है। इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है, ठीक है। इसकी वर्णमाला का जो वर्णक्रम है वो भी वैज्ञानिक है, ठीक है। हमारे देश की गौरवपूर्ण लिपि है, ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देवनागरी लिपि जिन भाषाओं के लिए व्यवहार में लाई जाती है, मतलब जिन भाषाओं के लिए ये यूज की जाती है, उनकी सभी ध्वनियों को अंकित करने में समर्थ है, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि देवनागरी लिपि विदेशी भाषाओं को व्यक्त करने में भी समर्थ है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है अक्षरिक लिपि। ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अक्षरिक लिपि क्या होती है? अक्षरिक लिपि वो लिपि होती है, यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें अक्षर होगा, यानी कि देखिए आपने चित्रात्मक लिपि भी सुनी होगी, तो उसमें क्या चित्र के माध्यम से अपनी बात बताते थे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अक्षरिक में अक्षर के माध्यम से। तो देखिए इस लिपि में संकेतों को अक्षर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इनमें व्यंजनों के लिए 2 ध्वनियाँ प्रयुक्त की जाती हैं, जैसे खा प्लस आ, ठीक है। तो इस तरीके से अक्षरिक लिपि, अक्षरिक लिपि में सीधे सीधे क्या है, आपका अक्षर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। एक लिपि क्या होती है वो, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, और तीसरा आपका अक्षरिक लिपि, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हमारे मुख्य अवयवों से घर्षण करती हुई जो प्राणवायु बाहर निकलती है उसे ध्वनि कहा जाता है। इसे आवाज़ भी कहते हैं। हम जो भी आवाज़ निकालते हैं ना, जो भी हमारे मुंह से आवाज़ निकल रही, वही तो ध्वनि है ना, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई भी ध्वनि बोली जाती है। अब देखिए कभी कभी आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण भी आ जाता है, तो इसको याद रखना। मौखिक भाषा अगर लिखित आता है लिख के तो ठीक है वर्ण, नहीं तो अगर आपको ऑप्शन में केवल ये दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वहाँ पर ध्वनि ऑप्शन नहीं है, वर्ण ऑप्शन है, तो आप वहाँ पर वर्ण लगाएंगे, ठीक है। और ध्वनि और वर्ण दोनों है, तो फिर वहाँ पर वो पूछेगा कि लिखित है कि मौखिक है, ठीक है। तो वर्ण क्या है, देखो वर्ण ध्वनि है मौखिक रूप में बोलने में, ठीक है, और जो वर्ण है आपका लिखित रूप में है, ठीक है। तो ध्वनि के लिए लिखित रूप में कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें अक्षर या वर्ण कहते हैं। अक्षर से मतलब होता है जिनका क्षय ना हो सके, ठीक है। सबसे छोटा रूप है ये, इससे ज़्यादा इसे तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके टुकड़े नहीं होंगे वर्ण के, ठीक। जैसे हमने आ लिख लिया तो इसको और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने। और अगर लिखित नहीं है, सीधे भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण हो सकती है, अगर आपको ऑप्शन में ध्वनि नहीं है, ठीक है। तो आप उस तरीके से ऑप्शन देख के करना। नेक्स्ट है वर्णमाला क्या होती है? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। क्रम में लगे होने चाहिए। अगर क्रमबद्ध शब्द अगर आपको नहीं मिलेगा तो वहाँ पर वर्णमाला, फिर वो उसको नहीं कह सकते हम, ठीक है। वर्णमाला को ही अक्षर समूह भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अक्षर समूह क्या होता है या अक्षर समूह को क्या कहते हैं, तो अक्षर समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। नेक्स्ट वर्ण के भेद देखिए। तो वर्ण जो होता है वो 2 प्रकार से बटे हुए होते हैं आपके। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर जिनका मतलब स्वर वे अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं से होता है, किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, ठीक है। इनकी संख्या 11 है। अ आ ई उ ऊ री और ए ऐ ओ औ, ठीक है। तो ये आपके 11 स्वर हैं जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, ठीक। नेक्स्ट है स्वरों का वर्गीकरण। तो प्रकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार से बांटे गए हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर क्या होते हैं? जो जो किसी से बने नहीं है, खुद से ही हैं, जैसे आ ई उ ऊ री, ये हैं आपके मूल स्वर। और संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। तो पहला है ए, जो आपका आ और ई से मिलकर बना है। फिर है आपका अय, जो आ और ए से, ये आपके संधियों में यूज़ होते हैं। जब आप पढ़ते हैं ना वृद्धि संधि, तो वहाँ पर आपका ये गुण संधि, वृद्धि संधि, वहाँ पर आपको इनका प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। आ और ऊ मिलकर बनता है ओ, और आ और ओ मिलकर बनता है औ, ठीक है। नेक्स्ट है मात्रा एवं उच्चारण काल के अनुसार, यानी कि इन्हें उच्चारित करने में जो समय है उसके अनुसार इनके 3 भाग हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, फिर है दीर्घ स्वर, फिर है प्लुत स्वर। इसको बोलते हैं एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, ठीक है। पहला ह्रस्व देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है वो आपके ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। आ ई उ रीरी और लिरी, ठीक है। लिरी भी होता है आपका एक स्वर, लेकिन ये संस्कृत में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वो कहलाते हैं द्विमात्रिक स्वर। आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं द्विमात्रिक, ठीक है। नेक्स्ट है प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर, जिनकी उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है वो कहलाते प्लुत स्वर, जैसे ओम। तो आपको जो प्लुत वाले हैं ना, इसमें आपको एस करके एक निशान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर समझ जाएंगे कि वो आपका प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट है व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इनके उच्चारण में वायु कंठ व मुख्य अवयवों को टकराती हुई बाहर निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें बोलने में क्या है, जो श्वास वायु होती है वो मुख्य श्वास वायु भी और जीभ भी आपकी इधर उधर स्पर्श करती हुई निकलती है, तो वो क्या है आपकी, वो आपकी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे का, खा, गा आदि। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, व्यंजन के प्रकार, तो व्यंजन के मुख्य 3 प्रकार है, फिर इनको बांटा गया है कई आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर, तो इस तरीके से बांटा गया है। वो मैम ने आपको करवा दिए होंगे, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर करवा दे रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, तो ये संख्या में 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन ये भी 4 होते हैं। ठीक है, ये चारों ही आपके इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन चारों को मैं करवा देती हूँ। स्पर्श व्यंजन को देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। विभिन्न भाग का मतलब हो गया, जैसे आपका दांत हो गया, तालु हो गया, मूर्धा, इन सबको स्पर्श करती है, तो वो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आपके जो का वर्ग होता है, यहाँ से लेके पा वर्ग तक जितने भी सारे व्यंजन इसमें आते हैं 25। ठीक है, 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है, तो आपके इस तरीके से टोटल 25 व्यंजन हो जाएंगे, जो क्या है, स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पूरी तरह उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती है, वो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, या, रा, ला, वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, इसमें आपका या और वा, इन्हें यहाँ पर कट करिए। या और वा क्या है, अर्ध स्वर हैं आपके। ठीक है, कौन कौन से हैं इन दो में, सिर्फ या और वा आपका कहलाता है अर्ध स्वर। ठीक है, नेक्स्ट ऊष्म व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका शा, सा, सा, हा, ये ऊष्म है। चारों ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, फिर आपका आता है संयुक्त व्यंजन। तो वे व्यंजन जो 2 व्यंजन के मेल से बने हों, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्रा। ठीक है, ये जो छतरी वाला क्ष होता है वो किससे बनता है, का और सा से। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि जो प्लस से पहले वाले आपके जो वर्ण होते हैं, ये सारे हलंत वाले होते हैं, यानी कि आधे वर्ण होते हैं। बाकी इसके पास जो पीछे लगा होता है, इसके यहाँ पर हलंत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनता है। का और शा मिलके बनेगा छा, ता और रा मिलके त्रा बनता है, जा और वा मिलके ज्ञा बनता है, और शा और रा मिलके श्रा बनता है। ठीक है, अब आपके नोट पॉइंट हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन कौन से, ये आपका पूछा जाता, तो ये आपके डा और डा होते हैं। ठीक है, इनके नीचे आपका ये पॉइंट लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, वही है उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक, पार्श्विक व्यंजन में आपका ला आता है, लुंठित में रा आता है। अनुनासिक या नासिक के व्यंजनों की बात करें तो आपके जो का से लेके पा जो वर्ग है ना, उसमें जो अंतिम वाला है 5वां वर्ण जो होता है ना, 5वां वर्ण, हर वर्ग का 5वां वर्ण आपका अनुनासिक में आता है। ठीक है, अर्धस्वर अभी बता दिया था, या और वा होता है। ठीक, नेक्स्ट आएंगे हम अयोग वहा पर। तो वे ध्वनियाँ जो ना तो पूर्णतः स्वर होती हैं और ना ही व्यंजन होती हैं, वो क्या होती हैं, अयोगवा कहलाती हैं। पहला होता है आपका विसर्ग और दूसरा होता है अनुस्वार। ठीक है, संस्कृत में इनकी संख्या 4 होती है। ठीक, तो वो जब संस्कृत आएगी तब संस्कृत में देख लिया जाएगा। ठीक है, वो भी आपका 3rd सेमेस्टर में है। ठीक, तो देखिए विसर्ग में क्या है, आपके 2 बिंदियाँ लगी होती हैं और अनुस्वार में ऊपर जो अंक की बिंदी होती है वो। ठीक है, विसर्ग का जो है उच्चारण स्थान कंठ होता है, और जो आपका ये अंक की बिंदी होती है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अनुस्वार। ठीक है, अंक की बिंदी ना बोल के इसको अनुस्वार बोलना। ठीक है, अब अंक की बिंदी ये कि बच्चों के लिए, ठीक है, अब हम लोग तो टीचर बनने जा रहे हैं, तो इसलिए अच्छा है कि हम अच्छी भाषा प्रयोग करें। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है, यानी कि जो आपका ये अंक की बिंदी है वो और आपका चंद्र बिंदु। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अनुस्वार, अनु मीन्स होता है पीछे, स्वार यानी कि स्वर, तो जो जो आपके स्वर के पीछे आते हैं वो अनुस्वार कहलाते हैं। ठीक है, इनके उच्चारण स्थान में जो वायु है वो नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ हो जाए, जैसे पंकज, जंगल, अंग, अंश। ठीक है, इन सब में क्या है, आपका अनुस्वार लगा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है अनुनासिक।
तो अनुनासिक के उच्चारण में वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है, ठीक है। और इन ये क्या है, ये रि और आ स्वर के साथ नहीं लगते हैं, बाकी इसे छोड़कर जितने भी स्वर और व्यंजन होंगे सबके साथ ये लगते हैं, ठीक है। क्या, अनुनासिक, ठीक। चंद्र बिंदु, ठीक है। जैसे क्या, आँख, माँ, चांद, बूंद, इनको अगर आप बोल के देखें तो नाक से भी निकलेगी और श्वास जो है आपकी वो मुख से भी निकलेगी, ठीक है। और उसमें क्या, उसमें सिर्फ नाक से निकलती है, ठीक है। तो ये अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर हो गया, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये सब और समझ लीजिए कि जो आपका लिखित रूप में, लिखित में क्या होता है, सबसे छोटा आपका वर्ण होता है, ठीक है। वर्ण आपके मिलकर क्या बनाते हैं, वही वर्णों का कैसा, सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह मिलके क्या बनाएगा, शब्द, ठीक है। और शब्दों का सार्थक समूह मिलके बनाता है वाक्य, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। लिखित रूप में वर्ण है और मौखिक रूप में आपका क्या होता है, ध्वनि होता है सबसे छोटा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान को देखिए, सबसे पहले है कंठ। कंठ या कंठ कुछ भी लिख के आ जाए तो उसमें आपका जो कंठ है उनसे कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, तो मैंने यहाँ पर सब दे दिए हैं, ठीक है। जो स्वर हैं वो भी दिए, व्यंजन है वो भी दिए, ठीक है। तो स्वर में आपका आ जो है वो कंठ से उच्चारित होता है, ठीक है। आ बोल के देखिए, आ तो किससे, कंठ से आ रही है आवाज़, ठीक है। का वर्ग आपका का खा गा गा ये आएंगे कंठ में, ठीक है। और जो ये आता है ना, ये आपका नासिक में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम पूरा का वर्ग ही ले लेते हैं इसमें, ठीक है। फिर आपका हा, ठीक है। ये तीन जो है ये किस में आते हैं, कंठ में। तालव्य या तालु दोनों कुछ भी लिख के आ सकता है, तालव्य लिख के आए तब भी आपका तालु ही होता है और तालु लिख के आए तो भी तालु है ही, ठीक है। इसमें क्या है आपका, इसमें ई उच्चारित होती है, ठीक है। अब छोटी ई बड़ी दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ये आप समझ लेना, ठीक। फिर चा वर्ग आपका और या और शा, ठीक है। संस्कृत में आपके उच्चारण स्थान बहुत अच्छे से दिए गए हैं, वहाँ पर आपको सूत्र दिया जाएगा इनका। जब आप वहाँ पर आएंगे तो वहाँ से आप इनके सूत्र जब लर्न कर लेंगे तो आप ये फिर कभी ये भूलेंगे ही नहीं उच्चारण स्थान, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो तालु से कौन सा है, ई, चा वर्ग, या और शा, ठीक है। मूर्धन्य या मूर्धा, मूर्धा से आपका रिरी होता है, ऋषि वाला रिरी, टा वर्ग, रा और सा, ठीक है। मैं ये मान के चलती हूँ मात्राएं आपको आती होंगी। रिरी की मात्रा कैसे लगती है वो एक बार बता दूँ। रिरी की मात्रा ये लगती है, जैसे आपका पृथ्वी शब्द है तो पृथ्वी शब्द में जो ये मात्रा नीचे लगी हुई है किसकी मात्रा है, ये रिरी की मात्रा है, ये रा नहीं है, ये रिरी की मात्रा है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दंत। दंत यानी कि दांत। दांत से आपका ता वर्ग, जिसमें ता था दा धा ये होता है, ला और सा, ठीक है। ये भी उच्चारित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ से वा उच्चारित होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। कंठतालु। कंठतालु से आपका ए और आई, ये किससे मिलकर बने थे, आ प्लस ई से मिलकर बना था ए और आ प्लस ए से मिलकर बना था अय, ठीक है। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से आवाज़ आती है इसमें, तो वो कौन सा आपका ओ और औ। ओ बना था आ और ऊ से और औ बना था आ और ओ से, ठीक है। नासिक में आपके वही पंचम वर्ण, सभी वर्ग के पांचवा वर्ण आपका आ जाता है नासिक में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि रा कितने प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए पहला प्रकार तो रा का ये है कि पूर्ण रा आ रहा होगा। कोई भी आपका जो शब्द है उसमें क्या होगा, रा किसके साथ आ रहा होगा, किसी भी स्वर के साथ आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी स्वर आपका आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, आपको ये पूछा है कि रा कितने प्रकार से, जो हम इस तरीके से लगाते हैं, सॉरी इस तरीके से या ऊपर उड़ाते हैं, तो वो वाला रा पूछा गया है। तो पहला है रेफ। रेफ में क्या होता है, इस तरीके से रा ऊपर उड़ाया जाता है। इसमें होता है कि इससे ध्यान रखना आप, जब ऊपर इस तरीके से रा उड़ाते हैं तो इसमें जो रा होता है वो आधा होता है, ठीक है। यानी कि शब्द के बीच में आते समय रा वर्ण के साथ कोई स्वर नहीं आएगा। जब किसी व्यंजन के साथ कोई स्वर नहीं होता है तो कैसा होता है व्यंजन, वो व्यंजन आधा होता है। यानी उस व्यंजन को हम कैसे लिखेंगे, जैसे का है, ठीक है। का में अगर कोई स्वर नहीं मिला है तो इसके नीचे क्या हलंत लगी होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर रा में कोई स्वर नहीं मिला है तो रा कैसा होगा, हलंतम रा होगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, जब ये स्वर नहीं होगा इसके साथ तो जब इसको लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी इसके बाद व्यंजन आने वाला होगा उस व्यंजन के ऊपर चढ़ा देते हैं। जैसे धर्म हो गया, कर्म हो गया, इसमें रा क्या है,
बीच में आ रहा है, धा के बाद रा आ रहा है, लेकिन रा क्या है, बिना स्वर का है, इसलिए किसके ऊपर चढ़ जाएगा, माँ के ऊपर। ठीक है, इसको याद रखना कि जहाँ रा बोला जाता है उसके आगे वाले पे चढ़ता है। ठीक है, आशीर्वाद काफ़ी बच्चे गलत लिखते हैं, आशीर्वाद। ठीक है, तो आशीर्वाद में याद रखना कि रा कहाँ, शा के बाद बोला जा रहा है ना, तो ये चढ़ेगा किस पे, आगे वाले पे। ठीक है, आगे वाले पे चढ़ेगा, किस पे, वा पे चढ़ेगा। ठीक है, धर्म का देख लिए वर्ण विच्छेद मैंने करके दिखा दिया है। धा के बाद देखो, धा को अगर विच्छेद करेंगे तो धा में आ मिला हुआ है, आ स्वर हमने अलग कर दिया। देखिए, रा के बाद कोई स्वर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि क्या है, रा यहाँ पे हलंतम है, और फिर आपका मा प्लस आ ऐसे कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाई व्यंजन वाले। पाई व्यंजन पाई जो व्यंजन वाले शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी जो वर्ण में आपका जो डंडा है वो लगा होता है। ठीक है, वो पाई व्यंजन वाले शब्द वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे लगाते हैं, रा तो इस तरीके से लगाते हैं, जो ऐसे तिरछी लाइन खींच देते हैं ना, क्रा बना दिया, प्रा बना दिया। ठीक है, इसमें क्या है, इन शब्दों में याद रखना, देखो रेफ वाले में रा आपका होता है हलंतम, और इन दोनों में आपका रा होता है पूर्ण, स्वर के साथ आएगा। ठीक है, कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन वो स्वर के साथ ही आएगा। ठीक है, जैसे क्रोध, क्रोध में अगर हम बात करें तो रा जो है वो किसके साथ आया है, ओ स्वर के साथ आया है। वर्ण विच्छेद से आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए, का यहाँ पे हलंतम है, फिर आपका रा हलंतम, और रा पे किसकी मात्रा है, कौन सा स्वर रा को सपोर्ट दे रहा है, तो वो दे रहा है ओ। ठीक है, फिर धा और फिर आ। ठीक है, बिना पाई वाले तो जो आपके घूमे हुए वर्ण होते हैं ना नीचे से, टा ठा, ठीक है, ये वाले जो वर्ण होते हैं, डा, ठीक, टा वाली पूरी लाइन। ठीक है, टा वर्ग का पूरा जो आपका जितने भी वर्ण है, इन सब में जब भी रा लगता है तो वो नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, इस तरीके से रा लगाया जाता है। ठीक है, जैसे ट्रक लिखा हुआ है, आपका ड्रम लिखते हैं तो ड्रम में भी क्या होगा, नीचे की तरफ रा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रा का ये है जो लिखने का तरीका है, वो पूछा गया था एक बार एग्जाम में। ठीक है, अब आप लोग टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा हिंदी में है नहीं आपका, बस आपका लेखन शिक्षण और बचा हुआ है, जिसमें अनुलेख श्रुतलेख वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो एक आध दिन में मैं आपका करवा दूँगी। ठीक है, जितना हो गया अच्छे से याद करते हुए चलिए अपना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।